नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज मैं 3 कविता संग्रहों के साथ आपके बीच हूं। ये तीनों कविता संग्रह इसी वर्ष प्रकाशित हुए हैं और याद दिलाते हैं कि इन दिनों कविताओं को लेकर हिंदी की दुनिया बहुत आबाद है। बहुत तेजी से बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत नया लिखा जा रहा है। जाहिर है कि जितना सार्थक है उतना ही निरर्थक भी लिखा जा रहा है, लेकिन मैं कुछ सार्थक कविताओं की बात करना चाहता हूं। और जब मैं इन 3 कवियों की किताबें लेके बैठा हूं, रिक्तियों में पहाड़ अशोक कुमार की, पोटली के दाने आलोक कुमार मिश्र की और सलीब पर नागरिकता जावेद आलम खान की, तो इन तीन किताबों को पढ़ते हुए बार बार मेरे दिमाग में कई और नाम याद आ रहे हैं जिनकी कविताओं ने पिछले कुछ वर्षों में मुझे प्रभावित किया। खासतौर पे स्त्री कविता जो है इन दिनों बिल्कुल किसी विस्फोट की तरह हिंदी कविता के क्षितिज पर उभरी है। और मैं ज्यादा पुरानी बात न करूं, पिछले 5-10 वर्षों के दौरान ही, 5 वर्षों में ही हमारे बीच कई ऐसे कवि, कई ऐसी कवित्रियां हैं जिनको देख के लगता है कि हिंदी कविता का क्षितिज कितना भरा पूरा है। हिंदी कविता का आसमान कितनी भाषाओं से, कितनी तरह की भाषाओं से, हिंदी के भीतर कितनी तरह की हिंदियां उन्होंने संभव की हैं, उनसे समृद्ध है। मतलब मुझे विहाग वैभव की याद आ रही है, मुझे पराग पावन की याद आ रही है। बिल्कुल 4 दिन पहले मुझे पंकज चौधरी का संग्रह मिला। अदनान कफील दरवेश पे मैंने बात की, प्रिया वर्मा, ज्योति शोभा, ऐसे ढेर सारे नाम लगातार मुझे याद आ रहे हैं। और भी कई नाम जो मुझे लगता है कि अचानक इस चर्चा को शायद बहुत लंबा बना देंगे, जिससे बचने के लिए असल में इन 3 किताबों पे मुझे पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बोलना था। तो उसीलिए मैंने इन 3 किताबों का पाठ किया और इनको पढ़ते हुए, जावेद आलम खान को पढ़ते हुए खास तौर पे हमारे समय की जो सबसे करुण कथा है, इस बर्बर सांप्रदायिक समय में अल्पसंख्यक कवि अपने बारे में क्या सोचता है, इस समाज के बारे में क्या सोचता है, उसका कोई बयान अलग से हिंदी कविता में उस तरह दर्ज नहीं है जिस तरह होना चाहिए। क्योंकि ये दौर वाकई बहुत तरह के परेशान करने वाले सवालों और स्थितियों से घिरा हुआ है। इन सब के बीच जावेद आलम खान की कविता इस तकलीफ को, अलगाव के इस दौर को, इस दर्द को, और अब देखिए कि ये काम कई स्तरों पे हो रहा है। एक तो सड़कों पे जो मॉब लिंचिंग के नाम पे, गो रक्षा के नाम पे जो हिंसा हो रही है वो अलग है। संवैधानिक स्तर पे जो प्रक्रियाएं कई चल रही हैं, जिनमें एसआईआर के तहत लगातार लोगों की नागरिकता छीनी जा रही है, उन सबको दर्ज करती, उनके बड़े करीने से उनका प्रतिकार करती एक कविता की कुछ पंक्तियां जो उनके संग्रह की पहली ही कविता है, अनागरिकता। दुनिया के संविधान में अनागरिकों की एक लिखित अनागरिकता जैसी कोई चीज होती है क्या? मुझे बात करते हुए ध्यान आया, नागरिक होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान ने, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने अनागरिक भी बना दिए। तो अनागरिकता नाम की इस कविता में वो एक जगह लिखते हैं, तुम्हारा शगल है तो छीन लो हमारी नागरिकता, लेकिन तहजीब में रची बसी और हमारे रोम रोम से फूटती भाषा से कैसे छीनोगे उसका हिंदुस्तानी तारुफ? कैसे छीनोगे हमारी नस्ल जो तुम्हारी भी नस्ल है? अगरचे हमारी पहचान को दफन करना तुम्हारी सनक है, तो आओ हमारी देह के साथ अपनी सनक को भी दफन कर दो। लेकिन मिट्टी को मिट्टी से अलग कैसे करोगे सरकार? ये कविता है। इसके दर्द को, और भी इसमें पंक्तियां, लंबी कविता है, कविता का अंश है, इसके दर्द को महसूस करना बहुत आसान है। लेकिन उस विश्वास को भी कि आप कोशिश करके भी, आप अनागरिक बना के भी उस हिंदुस्तानी तारुफ से, उस पहचान से आप हमें अलग नहीं कर सकेंगे जो
हमें वक्त ने दी है। और अच्छा, इसके नाम पे जो राजनीति हो रही है उसके छल को भी जावेद बहुत करीने से पकड़ते हैं। जैसे असल में 3 कविताओं पे बात करने की मुश्किल यह है कि तीनों के साथ 3 संग्रहों पे थोड़ा अन्याय हो जाता है। लगता है जल्दी जल्दी इन कविताओं पे बात कर लें, तो जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसका एक स्वर पहचान लें। देखिए, जो राजनीति हो रही है मुसलमान को लेकर, इस कविता से का नाम मुसलमान है शीर्षक का, और शुरू होती है, दाएं गुट की भूख मिटाने को हम नरम गोश्त थे। दाएं गुट की भूख मिटाने को हम नरम गोश्त थे, वो हमारी चीख पर शिकारी की तरह मुस्कुराते थे। आदमखोर सत्ता के लिए हमारी आलोचना मर्दाना कमजोरी का इलाज थी। हमारी बेकसी को नेजों की नोक पर गली गली घुमाया गया। हमारे शव समादृत थे बाएं गुट की व्यूह रचना में। उन्हें वक्त जरूरत अनुयायियों के बीच इंकलाबी नारों के साथ सलीबों पर टांग कर परचम की तरह लहराया गया। हमारा इंकलाब छूत का ऐसा रोग था जो सिर्फ समुदाय की सीमाओं में फैलता था, इसलिए मध्यम वर्ग ने उसे अछूत घोषित किया। हमारी कराहों पर आंसू बहाने वाले हमारे हुंकार पर कान बंद कर लेते हैं। हमारी शिकायतें अरण्य रुदन बनकर विलीन हो गईं। तो दोस्तों, लगातार इस संग्रह को पढ़ते जाने की इच्छा हो रही है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं जो स्मृति की बात करती हैं, जो मध्यवर्गीय जीवन की दूसरी कसक की बात करती हैं, बदलते समय की बात करती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बात करती हैं उस टूटन की, उस कराह की, उस आह की, जिसको इन दिनों कोई सुन नहीं रहा, इन दिनों कोई ध्यान नहीं रहा। और अब पढ़ने का मन तो बहुत है, लेकिन मैं इनके संग्रह की आखिरी कविता पढ़ूंगा, फिर दूसरे संग्रह पे आऊंगा। आह्वान। वो किसको याद करे ऐसा अकेला पड़ा आदमी, ऐसा अल्पसंख्यक किसको याद करे। वो याद करता है तो देखिए किसको याद करता है। आह्वान। आओ तुलसी आओ, बताओ इन कलयुग के राम भक्तों को कि धर्म भ्रष्ट नहीं होता किसी संत के मस्जिद में सो जाने से। गाओ खुसरो गाओ, सुनाओ इन्हें छाप तिलक और रंगों के गीत। ओ खड़ी बोली के पिता, ओ हिंदवी तुर्क, इन्हें हिंदवी में समझाओ कि घोर इस्लामी आक्रांताओं के युग में औलिया ईमान से खारिज नहीं हुए होली बसंत पंचमी के रंगों को गाने से। लाओ कबीर लाओ, अलुकाटी लाओ, इस नशेड़ी और बीमार नस्ल को एक बार फिर से राह दिखाओ, सच के साथ खड़ा होना सिखाओ। कुंभन दरबारी भोपुओं को आईना दिखाओ, चुनौती दो सीकरी के चाटुकारों को, भीड़ उत्तेजना से जीव निकाले फिल्मकारों को, अधूरे नहीं पूरे सच के साथ खड़ा होना सिखाओ। ओ मेरे पुरखों सूर रहीम जैसी रसखानों, हमें सच्ची भक्ति के दर्शन कराओ। बगल में छुरी दबाए नव भक्तों को नवधा भक्ति का मूल पाठ पढ़ाओ कि आस्था मंदिर मस्जिद के गर्भ से नहीं भक्त के हृदय से प्रकट होती है और मीरा बनकर उसी में समा जाती है। तो दोस्तों, ये जावेद आलम खान की कविताएं थीं। उनकी कविताओं के कई रंग हैं। मैंने एक रंग को जो मेरे लिए बहुत गाढ़ा लग रहा था, मैंने पकड़ने की कोशिश की। अब आलोक कुमार मिश्रा, आलोक भी इनके संग्रह और भी आए हुए हैं, और आलोक के सवाल और संकट भी लगभग वही हैं, क्योंकि एक ही समय के तमाम लोग हैं, लेकिन एक अलग सी भाषा में, एक अलग से अंदाज में आलोक अपनी बात कह रहे हैं। कई बार लगता है कि आलोक अभी अपनी कविता का मुहावरा बना रहे हैं, और बनाते हुए एक तरह की उम्मीद, एक तरह की सद्भावना हर जगह उनकी कविता में है। उस शहर में, जो पहली कविता है सुकामना, उस शहर में रहना चाहता हूं जहां साइकिल देखकर रुक जाती हों मोटर गाड़ियां अदब से, प्रेमी जोड़ों को देखकर मुस्कुरा उठते हों बूढ़े और भर जाते हों कि किसी मीठी स्मृति के गंध से।
रहना चाहता हूँ शहर में, जहाँ गरीब से गरीब की आंखों में भी झलकती हो 2 जून की रोटी की आश्वस्ति, जहाँ अमीर भरे हों कृतज्ञता से, खरीदते हुए सुख सुविधाएं किसान और धरती के प्रति। दोस्तों, ये सुकामना है। काश ऐसा हो पाता, काश ऐसा कोई शहर हम बना पाते। आलोक मिश्रा की कविता में बदलती हुई लड़की, प्रेम के बदलते रूप पे भी एक बात की जा सकती है। देखिए, प्रेम पे कविताएं बहुत लिखी गई, लेकिन प्रेम में प्रेमिकाएं कवियों का हमेशा उपादान रही। जब आलोक मिश्रा प्रेम की बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं मैंने जब भी प्रेम किया। मेरी प्रेम कहानी की नायिकाएं इतनी व्यस्त रहीं कि वे पलटकर उस तरह से प्रेम न दे पाईं। यह भी हो सकता है कि जिन्हें मैं अपनी प्रेमिकाएं समझता रहा, वो मुझसे प्रेम ही न करती रही हूं, या ये भी कि मैं उनके प्रेम के काबिल ही न रहा हूं। मेरी पहली प्रेमिका बकरियां चराती थी, वैसे वो भी लगती थी किसी नवजात बकरी सी। दूसरी प्रेमिका उनकी रोपती थी, धान काटती थी गन्ने। जो तीसरी प्रेमिका है उनकी, स्कूल की ऊपरी कक्षा में पहुंचा तो साइकिल से उड़कर रोज मेरी ही कक्षा में आती। मिली मुझे तीसरी प्रेमिका, और जैसे तैसे मैं दाखिल हो गया शहर के एक नामी कॉलेज में। यहाँ लड़कियां जुगनू थी, तितली थी, रोशनी थी। इन सब के बीच एक चांद भी था, मेरा चांद, यानी मेरी अगली प्रेमिका। लेकिन उस सब के सब जो प्रेमिकाएं हैं चली गई जिंदगी की राहों पे अलग अलग। और कवि अंत में कहता है, मैं भी सख्त मजबूत प्रेमी था, रह नहीं सकता था बिना प्रेम के, सो विवाह कर लिया। मेरी पत्नी जो निहायत सहज सरल सुंदर और घरेलू किस्म की है, मैं दिन रात उससे प्रेम करने लगा। सोते जागते उठते बैठते प्रेम चाहने लगा। वो मुझे मेरी सारी पूर्व प्रेमिकाओं का मिश्रण जान पड़ती है, जो श्रम और अपने रंग में सिक्त पूर्णता में ही प्रकट होती है। तो ये जो चीज है आलोक मिश्रा की कविता में, एक नए ढंग से अपने माहौल को देखने की कोशिश। हालांकि कई बार मुझे लगता है कि इन कविताओं में एक सपाटपन कभी कभी चला आता है, जिससे कवि को बचना चाहिए। कई विचार जो हैं ऐसे चले आते हैं जिनसे हम बहुत परिचित हैं और हमें मालूम है कि कविता अंततः क्या कहने जा रही है, लेकिन बहुत सारी कविताएं उस बेचैनी, उस बेबसी, उस विकलता का पता देती हैं जो हमारे समय में बहुत सारे संवेदनशील लोगों के भीतर बड़ी सहजता से मौजूद है। बहिर्गमन, देखिए, कविता सुरक्षाएं पैदा कर रही हैं, अपराध बोध। सुरक्षा से आप खुश होते हैं, लेकिन कवि खुश नहीं है। धकेल रहा है किसी अंधेरी खाई में यह श्रेष्ठता का दंभ। बजा रहा है सम्मान, मन के बरसों में जमा हुए मवाद की तरह। चहु और पसरा अपनापन भी डरा रहा है अब। मेरे स्वधर्मियों, स्वजातियों, स्वलिंगियों, बख्श दो मुझे मनुष्यता की चौहद्दी से दूर। तुम्हारी आराम गाहों में पसरी अय्याश मूर्खताओं का शोर मेरी नसों में दौड़कर बन रहा है जहर, दौड़ रहा है बनकर जहर। मैं नहीं चाहता तुम्हारी दुनिया में अपने निष्कंटक उपस्थिति। ए हर एक के लिए हाथ में थामे कसौटियों का पुलिंदा। तुम सब दिख रहे हो बिल्कुल राजदंड थामे, उस निर्दयी राजा की तरह जिसे अतीत ने लटका दिया था किसी चौराहे पर मारकर उल्टा, और तुम हो कि कैद हो सदियों से अपनी ही छवि में। तो ये जो अपने स्वजातियों, स्वलिंगियों, स्वधर्मियों को दिया गया धिक्कार है, वो किस बात का है? वो इस बात का है कि ये वो लोग हैं जो अत्याचारियों में शामिल हैं, ये वो लोग हैं जो अत्याचार से आंख मूंद रहे हैं। कविताएं और भी हैं जो आलोक मिश्र के इस संग्रह से पाठ किए जाने की मांग करती हैं, लेकिन मेरी जो समय सीमा है, मैं इस तीसरे संग्रह रिक्तियों में पहाड़, अशोक कुमार की कविताएं, सच बात है कि मुझे याद नहीं थी। अगर मैंने पहले कभी पढ़ी होंगी तो मुझे इनका ख्याल नहीं था, लेकिन जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि हमारे समय की जो बेबसी है, जिसके पीछे
किसी सामूहिकता का बल नहीं है, किसी विचारधारा के पीछे छूटते जाने की कचोट है, जिसमें अकेले पड़ते जाने का अफसोस है, उन सबको कितनी मार्मिकता से कविता दर्ज करती है। डरा हुआ व्यक्ति, मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूं जिसने पत्थर तो नहीं उठाया किंतु खामोश खड़ा रहा। मैं पंक्ति में खड़ा वह नास्तिक हूं जो शामिल है आडंबरों में रिवाजों के नाम पर। मैं फसाद के विरुद्ध वह सेक्युलर हूं जो सौहार्द के पक्ष में खड़ा है। जातीय दंभ के साथ दरअसल मैं भीतर से डरा हुआ वह व्यक्ति हूं जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है। तो दोस्तों, जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है, क्या हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही लोगों में बदलते नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही समूह में बदलते नहीं जा रहे हैं? ऐसी बहुत सारी कविताएं संग्रह में हैं जिनका वास्ता इस समय के की बेचारगी से, मतलब उससे पैदा चिढ़ से, कवि ने अपने भीतर की चिढ़ बचा रखी है। अभी अभी बचकर लौटा हूं किसी चौराहे से, भीड़ का हिस्सा होते होते मेरी जुबान पर अभी भी अटके हैं वे नारे जिन्हें अब मैं थूक देना चाहता हूं। तो ये जो चीज है, एक कविता है जो असल में डरा हुआ व्यक्ति के अलावा जो मैं पढ़ना चाहता था, हाँ, डर। देखिए, डर के कितने रूप हो सकते हैं। अंधेरा इतना नहीं है, न बाहर न भीतर, फिर भी मन के किसी दीवार पर, भीतरी दीवार पर कोई अदृश्य भय दस्तक देता रहता है लगातार। एकांत में होता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो नाउम्मीदियों के भय से मौन हो गई ये चार दीवारियां। घर से निकलता हूं तो डरता हूं कि शाम तक वापस आ पाऊंगा कि नहीं। हमेशा छतरी लेकर निकलता हूं कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं धूप तेज न निकले। किसी से मिलता भी हूं तो इस संदेह के साथ कि उस पर भरोसा करूं, विश्वास करूं या नहीं। किसी को प्रेम करते हुए डरता हूं कि कहीं नफरत न करने लगूं। दुश्मनी रखता हूं तब भी डरता हूं कहीं ज्यादा शत्रुता न पाल लूं। किसी किताब को खोलते हुए डरता हूं कि कहीं निकट भविष्य में यह प्रतिबंधित न हो जाए। आहत भावनाओं के इस बीहड़ में अपने प्रिय कवियों की प्रिय कविताओं का पाठ करने से डरता हूं। टीवी देखते हुए डरता हूं कि कहीं एंकर स्क्रीन से बाहर निकलकर यह न कह दे कि आंखें नीची करो अपनी, कि राजा का झूठ झूठ नहीं होता। कि और मैं डरते हुए भी डरता हूं कि कहीं इतना न डर जाऊं कि फिर से कोई ईश्वर गढ़ लूं। इस आखिरी पंक्ति को, कि फिर से कोई ईश्वर न गढ़ लूं, ये डर मेरे भीतर है। इसका मतलब ये चेतना मेरे भीतर है कि मुझे क्या स्वीकार करना है, क्या नहीं करना है, क्या रचना है, क्या तोड़ देना है, किन स्मृतियों को संजोना है, किन स्मृतियों से मुक्ति पानी है। तो दोस्तों, ये तीनों संग्रह जिनका बहुत आधा अधूरा किस्म का जिक्र मैं कर पाया इस वीडियो में, ये हमारे समय की सर्वोत्कृष्ट कृतियां नहीं हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत सारी कृतियां, बहुत सारे काव्य संग्रह पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के, बिल्कुल नए लोगों के आ रहे हैं, जिनके बीच लेकिन ये उसी यात्रा में, उसी सफर में, उसी के हमराह ये तीन ऐसे कविता संग्रह हैं जो इस समय का सुराग देते हैं, जो बताते हैं कि बहुत सारे अत्याचारों के बीच, बहुत सारे छुपे हुए अन्यायों के बीच प्रतिरोध की भाषा, प्रतिकार की भाषा बची हुई है। और वो दृष्टि भी जो न्याय में छुपे अन्याय को, जो उदारता में छुपे हिंसा को, जो दयालुता के नाम पे बरती जा रही क्रूरता को पहचानती है और पहचान कर लिखने का सलीका जानती है। शुक्रिया।